नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिवसीय भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का किया उद्घाटन। कहा, मोबिलिटी सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन से तेज होगी विकसित भारत की यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रदान किए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। संचार साथी ऐप की शुरुआत। मोबाइल पर आने वाली कॉल के जरिए होने वाले फ्रॉड से बचाने में होगी मदद। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान 2.0 का विजन डॉक्यूमेंट किया जारी। महाकुंभ के 5वें दिन भी उत्साह में श्रद्धालु। कई अनूठी आकृतियां और कलाकृतियां बन रही हैं मेले की भव्यता की साक्षी। तेजस विमान का मॉडल बना हुआ है श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र। और पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को एक अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की सुनाई सजा। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भी दोषी ठहराते हुए 7 साल की दी सजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया। पीएम ने भारत मंडपम में हुए शुभारंभ समारोह को संबोधित भी किया। देश के इस सबसे बड़े मोबिलिटी एक्सपो को भारत मंडपम, दिल्ली के यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एवं मार्ट में एक साथ आयोजित किया गया है। संपूर्ण मोबिलिटी वैल्यू चेन को साथ लाने की दिशा में ये बड़ी पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते साल में भारत का ऑटो उद्योग 12% से बढ़ा है। उन्होंने बताया कि दुनिया के कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा भारत में गाड़ियां बिक रही हैं। बीते साल में भारत की ऑटो इंडस्ट्री करीब 12% की ग्रोथ से आगे बढ़ी है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र पर चलते हुए अब एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। इतनी तो दुनिया के कई देशों की पॉपुलेशन नहीं है जितनी हर साल भारत में गाड़ियां बिक रही हैं। एक साल में करीब 2.5 करोड़ गाड़ियां बिकना ये दिखाता है कि भारत में डिमांड लगातार कैसे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में मध्यम वर्ग के बढ़ते दायरे और शहरीकरण के साथ ही मेक इन इंडिया की नीति से ऑटो उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है। भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी, मिडिल क्लास का लगातार बढ़ता दायरा, तेजी से होता अर्बनाइजेशन, भारत में बन रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया से अफोर्डेबल व्हीकल, ये सारे फैक्टर्स भारत में ऑटो सेक्टर की ग्रोथ को पुश करने वाले हैं, नई ताकत देने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को पीएलआई योजना से मदद मिली है। उन्होंने बताया कि ऑटोमोटिव क्षेत्र में 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई हैं। भारत में ऑटो इंडस्ट्री के विकास की संभावनाओं में मेक इन इंडिया की मजबूती का भी बड़ा रोल है। मेक इन इंडिया अभियान को पीएलआई स्कीम से नई गति मिली है। पीएलआई स्कीम ने 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सेल में मदद की है। इस स्कीम से ही इस सेक्टर में 1.5 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब क्रिएट हुए हैं। आप जानते हैं, आप अपने सेक्टर में तो जॉब क्रिएट करते ही हैं, इसका दूसरे सेक्टर्स में भी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। बड़ी संख्या में ऑटो पार्ट्स,
हमारा एमएसएमई सेक्टर बनाता है। जब ऑटो सेक्टर बढ़ता है तो एमएसएमईज, लॉजिस्टिक्स, टूर और ट्रांसपोर्ट, इन सभी सेक्टर में भी नई जॉब्स अपने आप बढ़ने लग जाती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाला समय भारत का है और मोबिलिटी में अपना भविष्य देखने वाले लोगों के लिए भारत एक शानदार डेस्टिनेशन है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर तरह से मोबिलिटी सेक्टर के साथ है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इनोवेशन ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इनोवेशन हो, टेक हो, स्किल हो या फिर डिमांड, आने वाला समय ईस्ट का है, एशिया का है, भारत का है। मोबिलिटी में अपना फ्यूचर देखने वाले हर सेक्टर के लिए भारत एक शानदार इन्वेस्टर के लिए भी शानदार डेस्टिनेशन है। मैं आप सभी को फिर विश्वास दिलाता हूं, सरकार हर तरह से आपके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में विभिन्न कंपनियों द्वारा प्रदर्शित की गई गाड़ियों का अवलोकन भी किया। उन्होंने विभिन्न साझेदारों के साथ गाड़ियों की विशेषता के बारे में जानकारी हासिल की। गौरतलब है कि इस साल के भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में देश विदेश की कई नामी गिरामी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। नए कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक की। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। दरअसल देश भर में बीते साल 1 जुलाई से प्रभावी 3 नए कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में नए कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति, ई साक्ष्य, ई सम्मन, फॉरेंसिक विशेषज्ञों की भर्ती आदि बिंदुओं पर चर्चा हुई। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी नए कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर बैठक कर चुके हैं। प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन अबू बकर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अबू बकर को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अबू बकर ने खराब सेहत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर हम अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं। और आइए सीधे रुख करते हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज भाजपा अपना संकल्प पत्र भी जारी करेगी। और इस पत्रकार वार्ता में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि अभी चर्चा हुई है कि संकल्प पत्र के कुछ बिंदुओं पर मैं आपके साथ साझा भी करने वाला हूं और जो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य तय किया है उसको आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि यह जो बिंदु मैं रखने वाला हूं, यह विकसित दिल्ली की नींव, आधार रखने वाला है और विकसित दिल्ली को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए इसके बारे में यह चर्चा में हम आज उन बिंदुओं को आपके सामने समक्ष रखने वाले हैं। एक बात मैं आप सबसे ज़रूर चर्चा करना चाहता हूं कि मैं कई बार कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ चेंज्ड द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री। मैं कई बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के राजनीतिक संस्कृति को बदल डाला है। अब जब मैं ये कहता हूं तो वो इसलिए कहता हूं कि आज से पहले भी मैनिफेस्टो आते थे, आप ही भूल जाते थे कि मैनिफेस्टो में कहा क्या था। पॉलिटिकल पार्टीज भूल जाती थी कि उन्होंने क्या कहा था। लेकिन ये संस्कृति का परिवर्तन है कि आज मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में परिवर्तित हो गया। इट इज ए कमिटमेंट डॉक्यूमेंट। और दूसरा कि संकल्प से सिद्धि की ओर जाना।
यह मंत्र भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। टुवर्ड्स अटेनमेंट, टुवर्ड्स कमिटमेंट को कंप्लीट करना, लास्ट माइल डिलीवरी करना और उसको धरती पर उतारना। तो अगर आप देखें तो 2014 के पहले ये सब्ज बाग दिखते थे और आप भी एक दो दिन प्रेस में लिखते थे, उसके बाद भूल जाते थे। बट टुडे व्हेन वी से इट बिकम्स अ पॉलिटिकल कमिटमेंट, ये भारतीय जनता पार्टी का डॉक्यूमेंट इस तरीके से बनता है। और इसीलिए मैं ये कहूँगा, और आप ही लोग हमसे, अब मैं जब हरियाणा का मैनिफेस्टो रिलीज करने गया था तो आपने मुझसे हमसे रिपोर्ट कार्ड मांग रहे थे। तो ये जो रिपोर्ट कार्ड मांगने की प्रथा, ये दिस इज अ वेलकम स्टेप कि यह पॉलिटिकल कल्चर में जो परिवर्तन आया है, जो सीरियसनेस आई है, वह प्रधानमंत्री मोदी जी के डिलीवरी, ड्यू डिलिजेंस एंड लास्ट माइल डिलीवरी का नतीजा है, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड इस प्रकार से बना है कि जो कहा था वो किया है और जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बना है। और इसीलिए एक शब्दावली और एक वाक्य बहुत भारत की जनता में और दिल्ली की जनता में भी वह समा गया कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी है, द क्रेडिबिलिटी। और मैं इसलिए रिएट्रेट कर रहा हूं कि मैं यहां सिर्फ बोलने नहीं आया हूं, मैं वो बात बोलने वाला हूं जिसको भारतीय जनता पार्टी लेटर और स्पिरिट में पूरा करेगी। ये इसकी कमिटमेंट है। और इसीलिए मैं यहां ये भी आपके रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं कि 2014 में हम लोगों ने 500 प्रॉमिसेस किए थे और जिसमें से 499 वर डिलीवर्ड। इट वाज 99.99%। अगर मैं बात करूं 2019 की तो वी हैड प्रॉमिस 235, वी कंप्लीटेड 225 और जो बाकी भी बचे थे वो भी इंप्लीमेंटेशन के स्टेज पर थे। इट वाज 95.5%। उसी तरीके से हम अगर संकल्पों की बात करें तो हमने गरीब कल्याण, सुशासन, गुड गवर्नेंस, विकास, डेवलपमेंट, महिला सम्मान, युवाओं की मेन स्ट्रीमिंग, किसानों की मेन स्ट्रीमिंग, मजदूर वर्ग को मुख्य धारा में लाना, ये सब को अपना ऑब्जेक्टिव बनाकर आज हमें खुशी होती है कि हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू नीति आयोग आज 25 करोड़ लोग बीपीएल की रेखा से ऊपर आ चुके हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ चुके हैं, गरीबी की रेखा से। और इसीलिए मैं यहाँ जब आपसे जन कल्याण विषयों पर चर्चा करूँगा उसके पहले एक बात आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी और वह ज्यादा कारगर तरीके से, मोर इफेक्टिवली, और उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। अभी जो स्कीम्स चल रही हैं उसका जो रिजल्ट निकलना चाहिए, अब ट्रांसपोर्ट की बात कीजिए, आपने फ्री तो कर दिया लेकिन बसेस कितनी बढ़ाई, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कितनी बढ़ाई। सो लास्ट माइल डिलीवरी, इसलिए हम उसको सुदृढ़ीकरण भी करेंगे और साथ में भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। वी विल एलिमिनेट ऑल द स्कोप्स ऑफ करप्शन जिस पर आपदा पार्टी थ्राइव करती है। इनके लिए जन कल्याण ये नीतियां नहीं है, ये भ्रष्टाचार कमीशन का मिशन है। हम उसको भ्रष्टाचार मुक्त और लोगों के कल्याण से युक्त करेंगे। और मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि जो हमारा अभी मैनिफेस्टो आया है, जो आएगा 3 चरणों में, उसमें
हम लोगों ने एक ड्यू डिलिजेंस किया है। वह ड्यू डिलिजेंस है, वी हैव टेकन वुमेन इनटू कंसिडरेशन, वी हैव टेकन यूथ इनटू कंसिडरेशन। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हमारे भाई, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनसे भी चर्चा हुई है। ये जो अनऑर्गेनाइज्ड हमारा मजदूर वर्ग है, इसको हम लोगों ने मुख्य धारा में लाने के लिए उनके साथ भी चर्चा की है। मिडिल इनकम ग्रुप के साथ भी चर्चा की है, प्रोफेशनल ग्रुप्स के साथ भी चर्चा की है, व्यापारी वर्ग के साथ भी चर्चा की है। और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतना ड्यू डिलिजेंस, इतनी डिटेल में नहीं गए होंगे। आपको जानकर के खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि लगभग 1,80,000 फीडबैक्स हमको आए हैं। लगभग 62 कोहॉर्ट ग्रुप्स के साथ हम लोगों ने चर्चा की है। और उसी तरीके से हमारे छोटी बड़ी सभाएं जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया, वो 12,000 हुई हैं। और 41 LED वैन्स के माध्यम से दिल्ली के कोने कोने, बस्ती बस्ती जाकर के चर्चाओं को हमारे MPs ने, हमारे MLAs ने, हमारे काउंसलर्स ने उनको एक रूप देने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर हम सुन रहे थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस वक्त संबोधित कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नीतियों के चलते, अपने संवाद और संबोधन के चलते इस पूरे देश की जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें कितना बड़ा बदलाव किया है। और साथ ही दिल्ली में, अगर दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर भी उन्होंने बात की कि अगर दिल्ली में अगर भाजपा की पार्टी आती है तो जो तमाम सुविधाएं इस वक्त चल रही हैं वो भी जारी रहेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी जंग इस वक्त तेज हो गई है। इसी बीच दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी के पार्षद रविंद्र सोलंकी और नरेंद्र गिरसा भाजपा में शामिल हुए हैं। रविंद्र सोलंकी बापरोला से पार्षद हैं, वहीं नरेंद्र गिरसा मंगलापुरी से पार्षद हैं। आप नेताओं के पार्टी में शामिल होने पर पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। आज हमारे दो साथी भाई रविंद्र सोलंकी जी और भाई नरेंद्र गिरसा जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। पिछले 2 साल से लगातार निगम में अपनी पार्टी का दिल्ली सरकार में होने के बाद भी निगम में मात्र 15 लाख के बजट से जब दिल्ली की जनता ने इनसे कहा कि हमने तो आपको चुना है, हम अरविंद केजरीवाल को नहीं जानते, तो साथियों को बहुत पीड़ा हुई। और ये जो पीड़ा है यही आम आदमी पार्टी से आज भारतीय जनता पार्टी में आने का कारण है। दिल्ली में चुनावी संग्राम छिड़ चुका है। तमाम बड़ी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मैदान में उतर चुकी हैं। नामांकन के दौरान सभी बड़े नेता अपने अपने कैंडिडेट के साथ नामांकन करने पहुंचे। कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी नीरज बसोया ने अपने समर्थकों के साथ रैली निकाली और जनता के बीच में जाकर उनका आशीर्वाद लिया। उनके नामांकन के दौरान नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज भी उनके साथ मौजूद दिखे। बांसुरी स्वराज ने नीरज बसोया के प्रचार में नारे लगाते हुए जनता से अपील की और कहा कि राजधानी में विकास लाने के लिए इस बार जनता 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देकर विजय बनाए। उनसे खास बातचीत की संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। एक बार फिर से नामांकन की तैयारी हो रही है और यहाँ पर नीरज बसोया के नामांकन पे सांसद बांसुरी स्वराज जी, मैम एक बड़ा फिर से मौका है हमें और दिल्ली को बदल के दिखाना है। कैसे देख रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी? 5 फरवरी का दिन दिल्ली की मुक्ति का दिन है। टूटी हुई सड़कों से मुक्ति का दिन है, गंदे पानी से मुक्ति का दिन है, प्रदूषित हवा से मुक्ति का दिन है, मलिन यमुना जी से मुक्ति का दिन है। और मैं देवतुल्य मतदाता से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि 5 फरवरी के दिन आप दिल्ली के मुक्तिदाता बन सकते हैं। कमल के फूल का निशान दबाकर मेरे बड़े भाई आदरणीय नीरज बसोया जी को विधायक चुने, विजयी करें। और आज उनके नामांकन को उनको बहुत बहुत बधाई। मैं सार्वजनिक तौर पर वचन देती हूं कि नीरज बसोया जी और मैं मिलकर इस कस्तूरबा नगर विधानसभा का कायाकल्प कर देंगे। लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार की सरकार है, क्या देखते हैं? ये दूसरों पर तो आरोप लगा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कुछ करने नहीं देती, LG इनका है। 1 दशक से
आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को एक आपदा की स्थिति में लाके रख दिया है। इन्होंने केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार करा है, सत्ता का सुख भोगा है, लेकिन दिल्ली के प्रति कोई दायित्व नहीं उठा है। सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज, स्वास्थ्य जैसी मूल सुविधाएं जो पूरी तरह से केवल और केवल केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार के अधिकार क्षेत्र में थी, वो पूरी तरह से चरमरा गई है। लेकिन अब दिल्ली का मतदाता समझ गया है, उसे आम आदमी पार्टी के बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी बात श्री स्वराज जो कह रही थी कि दिल्ली में बदलाव चाहिए, भाजपा सरकार चाहिए। ये तो मतदाता तय करेंगे कि सरकार किसकी होगी। कैमरा राजेंद्र जोशी के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार इस वक्त हम हलचल देख रहे हैं। नामांकन का आज आखिरी दिन है और इसी के चलते जो तमाम नेता हैं वो अपने प्रचार में जुटे हुए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। अगर इसमें बात करें संदीप दीक्षित की, तो नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस सीट पर संदीप का मुकाबला आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और भाजपा प्रत्याशी प्रवेश शर्मा से है। केजरीवाल और वर्मा ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया। केजरीवाल की टक्कर दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे से है। संदीप दिल्ली के पूर्व सीएम शीला दीक्षित और प्रवेश शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। नई दिल्ली सीट हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने नामांकन दाखिल करने के बाद संवाददाता कुमार आलोक से की खास बातचीत। पूर्व सांसद संदीप दीक्षित जी अपना नॉमिनेशन दाखिल कर चुके हैं। सर, अभी हमने आम आदमी पार्टी के नेता से जब क्वेश्चन किया कि क्या कांग्रेस और आपका गठबंधन जो लोकसभा चुनाव के दौरान था वो क्या कायम रहना चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल कायम नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस को 2 या 3% वोट आए थे। देखो साहब, 2% वोट आए, 4% वोट आए, 5% वोट आए। आम आदमी पार्टी को तो देश में आधा % वोट भी नहीं मिला था। वो एक कारण था कि जिस कारण से ये था कि चलो सब पार्टियां एक साथ आ जाएं नरेंद्र मोदी के लिए, उसलिए आया था। और दिल्ली में गठबंधन हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि दिल्ली में जिस पार्टी ने इस शहर का सत्यानाश किया वो आम आदमी पार्टी है। लीकर घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे थे कि जोर शोर से आपने पहले मुद्दा उठाया और आज जब इलेक्शन कैंपेनिंग हो रहा है तो उनको भूल गए, कांग्रेस भी भूल गई और बीजेपी भी भूल गई। कोई नहीं भूला, ये खुद ही फंस गए इलेक्शन इसके शराब के मुद्दे में। आप देखो अभी क्या हुआ, अब इन पे केस कैसे हुआ। हम तो ये मुद्दा बार बार लोगों में इसलिए अब नहीं उसको बात भी कर पाते क्योंकि लोग खुद ही कह रहे हैं। मैंने इतनी जगहों पे महिलाओं से कहा कि घर घर इसने शराब बिटवा दी, घर घर इसने पैसा खा लिया। तो ये तो आज इनके अपने आप ही इस पूरे मुद्दे पे इनके सरकार के मुंह पे कालिक पुती। हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मुकाबला आर पार का है सर आपकी कंस्टिट्यूंसी में या त्रिकोणीय है? ये आर पार का मुकाबला आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब दिल्ली से हारेगी तो देश से ही उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। राहुल गांधी ने जब कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन हो रहा था तो उन्होंने जो स्पीच दिया मोहन भागवत को लेकर के, तो एक जो उनका शब्द था स्टेट को लेकर, हमारी लड़ाई स्टेट से है, तो इसको लेकर विपक्ष खासकर देखिए, आप कोई चीज़ समझते नहीं। उन्होंने ये कहा कि तमाम संस्थाओं पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है, और जब तमाम संस्थाओं पे आप आरएसएस का कब्जा कर लेते हैं तो हम जब किसी चीज़ का विरोध करते हैं तो आज ऐसा लग रहा है कि हम केवल उन संस्थाओं की या एक विकसित विचारधारा नहीं, हम एक इंडियन स्टेट के अंदर के एक भी लोगों से लड़ रहे हैं। ये एक तरीका होता कहने का। इंडियन स्टेट का मतलब पहली चीज़ तो इंडिया नहीं है, ये याद रखें। तो ये थे संदीप दीक्षित जी जिन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया और खासकर नई दिल्ली विधानसभा सीट के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई किसी से आर पार से नहीं है, बल्कि वो सीधा जीतने की ओर अग्रसर है। कैमरामैन जगदेव के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की है दिल्ली निर्वाचन कार्यालय की तैयारियां, इस बात पर कुल कितने मतदाता करेंगे दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर मतदान और कितने बनाए जा रहे हैं दिल्ली में मतदान केंद्र, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने दिल्ली की चीफ इलेक्शन ऑफिसर आर एलिस वास से। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आगामी 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। किस तरह की तैयारियां की हैं दिल्ली निर्वाचन कार्यालय ने, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एलिस वाज मैम। मैम, किस तरह की तैयारी की हैं? Delhi election scheduled on 5th of February 2025 and counting is scheduled on 8th February 2025. Today is the last date of nomination and 18th कल स्क्रूटिनी होगा।
सो अभी तक आज तक ऑलमोस्ट 500 प्लस कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल कर रहा था. So we are fully prepared. Abhi we will be going into the proper conduct of election stage. For that we already completed many activities like our manpower requirement, almost deployment of manpower at all level वो complete हो गया. And we completed the training also for all the manpower except at the district level the training for micro observer and second and third training for polling personnel. Total polling station is now 13,033, that is the main polling station, plus we have some auxiliary polling station within that premises also. कुल कितने मतदाता हैं, कितने वोटर्स हैं? We have around 1.55 crore electors total. And during the Lok Sabha election, we have increased our total electors from 1.52 crore to 1.55 crore. We have enrolled a large number of 85 plus senior citizen electors. That increased to 1,09,708. वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए किस तरह के आप लोग प्रयास कर रहे हैं? We are taking almost 360-degree activities targeting to youth electors and PWD electors and senior citizens. And we have already completed many activities like we recently conducted one music band program also. Through that we are planning to attract our young elector and new electors. And we have also initiated the auto facility carrying the message for the importance of voting in 3,000 autos all over the Delhi. 5 फरवरी अब नज़दीक ही आती जा रही है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? I request all the voters of Delhi to come in large number to vote on the polling day, that is 5th February 2025. And also any queries, any grievances or anything, you please call us in 1950 helpline, and also please visit our social media platforms and our website to know the many details, and we have given all the provisions in our website and also in the social media platform of CEO Delhi. दिल्ली निर्वाचन कार्यालय तो पूरी तरह से तैयार है मतदान कराने के लिए, अब बारी आपकी है। कैमरामैन सन्नी काला के साथ क्रिस निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो एक भी वोटर रह न जाए, इसीलिए तैयारियां पूरी हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।